Hello everyone, this is Ratan from English for a New Life YouTube channel. So first of all, I welcome all of you to my video YouTube channel, and that is English for a New Life. Dear friends, first of all, I want to thank all of you for overwhelming response. Thank you so much for watching my videos, and to them I want to specially thank who have subscribed my channel. Okay, and for those who are still remaining, they have not subscribed my channel, I would like to request them, please do subscribe my channel, watch my videos, share them as well as like them. So before we start our video, I want to let you today's subject or today's topic that we are going to learn in this video, and that is primary auxiliary verbs. So today we are going to learn about the all primary auxiliary verbs. Which are the primary auxiliary verbs, how we need to use them, और कहाँ कहाँ पर उनका इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सारी संभावनाओं को आज हम देखने वाले, सीखने वाले कि कैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। So dear students, you are seeing here that I have written to be. So this is the first primary auxiliary verb, that is to be. So to be का मतलब होता है होना, और इस to be की present form होती है am, is, are. So present forms of to be are am, is, are. I have written here. So now we are going to learn about the uses of am, is, are. So uses of am, is, are. So in the first sentence I have written they are sad, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने आर का इस्तेमाल किया है दे के साथ में। सो दे आर सैड। सो यहाँ पर पहला जो इस्तेमाल है हम देख रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए कि कौन कैसा है ना, इसको दिखाने के लिए टू शो और टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ बीइंग, हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया हुआ है। इन सेकंड यूज वी हैव I have written here she is playing outside. Okay, so what you are seeing here, or what is in this sentence, this sentence is present continuous. So इस present continuous tense को फॉर्म करने के लिए इस is ने मेरी मदद यहाँ पर किया है ना। तो आपको पता है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हम जिसे बोलते हैं, तो ये हमारी मदद करते हैं। और किसके लिए मदद करते हैं? सबसे पहली बात दो चीज़ों को आपको समझना है। टू शो नंबर्स, यहाँ पर आपको नंबर्स दिखाएंगे, तो नंबर्स से जब हम बात करते हैं तो होता है वो सब्जेक्ट, तो दिखाता है सब्जेक्ट। और यहाँ पर दूसरा होता है टेंस, जब हम टेंस की बात करते हैं तो जो है टाइम, तो वो टाइम को दिखाने को यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब किस प्रकार से वो हम देखेंगे, है ना। तो हमने देखा कि ये जो टू बी है, ये जो टू बी की जो प्रेजेंट फॉर्म्स होती है वो है एम इज आर। तो एम इज आर को हम जब टेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, टाइम के हिसाब से इसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये होता है प्रेजेंट टेंस के लिए। तो इसी के लिए अगर मुझे प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूस टेंस को बनाना है तो आई विल यूज इज, और किसके साथ में? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। शी इज, इट इज, रोहन इज, है ना। तो इस प्रकार से हम आगे इसको देखेंगे किस किस प्रकार से इसका इस्तेमाल हमको करना है। तो यहाँ पर एक आपने देखा कि ये जो एम इज आर होते हैं ये हमारी मदद करते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देन इसका जो थर्ड यूज है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सॉन्ग इज संग बाय हर, तो गीत या गाना उसके द्वारा गाया जाता है। तो ये जो यहाँ पर है ये हमारी पैसिव वॉइस में इसको हमने बनाया हुआ है। तो इस पैसिव वॉइस को बनाने के लिए भी एम इज आर इस हेल्पिंग वर्ब का प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस को बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके कुछ नियम्स होते हैं कि जैसा हमको पता है कि कौन सा वर्ब किसके साथ में लिखना है और कौन से सब्जेक्ट के साथ में किस वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे, उस नियम को आप नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग when and with which verb we should use which verb. So that is very important part. तो यहाँ पर हम आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है आई
उसके बाद में लिखा है यू, फिर उसके बाद में लिखा है शी, इट, ही। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा रोहन, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर। और यहाँ पर मैंने लिखा है वी और दे। सो आई के साथ में हमेशा एम इस हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया जाएगा। विथ यू वी आर गोइंग टू यूज आर, यू नीड टू यूज आर विथ यू। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए उसके साथ में हम इज इस्तेमाल करेंगे। इट के साथ में भी इज इस्तेमाल होगा, ही के साथ में भी इज इस्तेमाल होगा, रोहन के साथ में भी इसको ही इस्तेमाल करना है। तो जो भी जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे यू नीड टू यूज इज, बट हियर इज द आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, दैट व्हाई वी हैव यूज्ड एम, एंड एम इट इज ओनली यूज्ड विथ आई। सो वी के साथ में भी we are going to use are, और they के साथ में भी are, because this is the first person plural and this is the third person plural. So plural के साथ में हमेशा are is auxiliary verb का इस्तेमाल आपको मुझको करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा to be का, जो हमारा जो पहला जो verb हमने देखा है जो है to be, जिसको हम present tense में इस्तेमाल करते हैं, और उसका इस्तेमाल होता है आपने देखा कि सबसे पहले स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, साथ साथ में इसको पैसिव वॉइस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइए ये टू बी के साथ में अब हम आगे की ओर हम बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट जो हमारा वर्ब है उससे हम देखेंगे कि दूसरा वर्ब हमारा कौन सा है। जैसा हमने अभी एमिजार का इस्तेमाल किया वैसा ही ये जो टू बी है, टू बी की पास्ट फॉर्म होती है वॉज एंड वर, वॉज एंड वर। तो इसको भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये होती है पास्ट फॉर्म, तो इसको हमने पास्ट में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा हमने देखा था उसी प्रकार से इसको भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा। जैसा कि आई, यू, ही, शी, इट, या से फिर से मैं रोहन लिखूंगा, और इसके साथ में आई के साथ में हमेशा वॉच को इस्तेमाल करेंगे, यू के साथ में हम वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, ही के साथ में भी वॉज इस्तेमाल होगा, शी के साथ में भी वॉज इस्तेमाल होगा, इट के साथ में भी वॉज, एंड रोहन के साथ में भी हम वॉज को इस्तेमाल करेंगे। ओके, व्हाई? बिकॉज आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट एंड रोहन दिस आर थर्ड पर्सन सिंगुलर, और ये जो यू जो है ये आपको सेकंड पर्सन सिंगुलर भी होता है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी ये होता है। सो इसी के लिए इसके साथ में हमेशा वर्ड का इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर वी के साथ में भी हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और दे के साथ में भी हम इसे वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे। अब देखेंगे इसके यूजेस, इसका इस्तेमाल कब और कहाँ पर करना चाहिए। जैसा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ है ना सेंटेंस बनाने के लिए एमिजार का इस्तेमाल किया, उसी प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाने के लिए। जैसा कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए राह देख रहा था, है ना। यहाँ पर अगर प्लूरल में बनाएंगे तो they were waiting for you, वो तुम्हारी राह देख रहे थे, तुम्हारे लिए राह देख रहे थे। तो ये होगा इसका फर्स्ट सेंटेंस कि कुछ पास में हो रहा था, समथिंग वाज हैपनिंग इन द पास्ट। सो इस सेंस में सेंटेंस बनाने के लिए वी नीड टू यूज वॉज और वर्ड के साथ में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। साथ साथ में जैसा हमने देखा था स्टेट ऑफ बीइंग, तो इसी साथ में इसको भी आप यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग बना सकते हैं। जैसा कि अगर मैंने लिखा आई वॉज इल, या फिर इसको आप सिक भी लिख सकते हो, आई वॉज सिक, यानी मैं कैसा था, मैं बीमार था। तो इस बातों को बताने के लिए भी आप वॉज और वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा याद रखना कि ये वॉज कब लगाना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ में लगाना है। यहाँ पर चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप अपने नोटबुक में भी लिख लीजिए, ताकि है ना आप एप्रोप्रिएट वर्ब
you should use with the appropriate सब्जेक्ट। तो हर सब्जेक्ट के साथ में सही प्रकार से वर्ब को लिखा जाना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बहुत बार होता है कि मैंने देखा था कभी एज ए इंग्लिश टीचर, मुझे बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस मैं करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वी के साथ में वाज लिखते हैं, दे के साथ में वाज लिखते हैं, और कभी कभी यू के साथ में भी वाज लिखते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, यू शुड अवॉइड दिस मिस्टेक्स। अब आएंगे वॉज और वर होने के बाद में अभी हमारे पास में जो दूसरी जो फॉर्म्स है ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की, उसे भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने वॉज और वर की बात किया, उसके बाद में हम देखेंगे डू और डज। डू और डज भी एक हमारे हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारी मदद करते हैं। और कहाँ पर करते हैं इसको अभी हम देखने जा रहे हैं। सो कहाँ पर आपकी और मेरी मदद कर सकते हैं इसे हम देखेंगे, डू और डज। तो यहाँ पर डू और ये जो डज होता है, एक्चुअली ये डू एक मेन वर्ब है, बट इसे भी एज अ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वी कैन यूज इट। तो कहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा इसे हम देखेंगे। अब एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, आई प्ले क्रिकेट। सो आई हैव रिटन हियर आई प्ले क्रिकेट। अब इसी सेंटेंस को अगर मुझे निगेटिव सेंटेंस बनाना है कि भाई मैं क्रिकेट खेलता नहीं हूँ, तो इसके लिए अगर बनाने के लिए मेरे पास में क्या है, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा आई प्ले नॉट क्रिकेट और आई नॉट प्ले क्रिकेट। तो इसके लिए इसको एक बनाने का तरीका होता है, और उसके लिए आपके पास में जो डू और डज है ये एक्सुलरी वर्ब्स है। टू मेक नेगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट और टू मेक अ इंटरोगेटिव सेंटेंस इन अ सिंपल प्रेजेंट। तो इसको अगर अभी मुझे निगेटिव बनाना तो आई विल राइट इट, आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट। अब इसी को मुझे निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो अब क्या हो जाएगा, सॉरी इंटरोगेटिव बनाना है, तो डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। और इस प्रकार से इस सेंटेंस को बनाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, दिस इज आवर पॉजिटिव सेंटेंस। सेकंड वन इज नेगेटिव एंड थर्ड वन इज थर्ड वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये डू और डज का इस्तेमाल कहाँ पर होगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब कभी आपको नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको एक नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो ऐसे समय में आप डू और डज का इस्तेमाल करने वाले हो। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप you have learned too much through this video, and it is going to help you in coming days. So with this hope and with this belief that you are going to have much benefit through these videos, now I stop here, and once again I request all of you, please watch my videos on the YouTube channel English for New Life. Once again, I request all of you, don't forget to subscribe my channel, and please like it, share it with your friends. And with this request, now I here stop. So good night everyone. God bless all of you.